हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो हम क्रांतियों का युग देख रहे थे उसी का सब टॉपिक का थर्ड टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो भूख कठिनाई और जन विद्रोह डिस्कस किया था। ये हमारी जो हम अभी क्या देख रहे हैं, मेन टॉपिक जो हमारा क्या है यूरोप जो आपकी क्रांतियों का युग चल रहा है वो हम देख रहे हैं। उसी का सब टॉपिक है भूख कठिनाई और जन विद्रोह। ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस तरह से जो भूख है, कठिनाइयाँ, किस तरह से जो गरीब किसान थे उनको मजबूर कर देती है क्रांति करने के लिए। बेरोजगारी वगैरह, भूखमरी वगैरह किस तरह से मजबूर करेगी उन्हें क्रांति करने के लिए। तो जिस टाइम ये क्रांति हो रही थी, अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा 1848 का जो उदारवादियों का क्रांति है। तो उसमें आप देखोगे कि जिस टाइम यहाँ पर जन विद्रोह हो रहा था, ये लोग क्रांति कर रहे थे, उसी के पैरेलल में उदारवादी भी क्रांति करते हैं। वो किस लिए क्रांति करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका जो कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो आपकी जो क्रांति है वो सक्सेस होगी नहीं होगी क्या, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम भुखमरी, कठिनाई और जन विद्रोह डिस्कस कर चुके थे। तो जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद ये वाला टॉपिक समझें, क्योंकि हर एक टॉपिक क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। 1848 उदारवादियों की क्रांति कि 1848 में जो क्रांति हुई थी उदारवादियों की। अब ये उदारवादी कौन थे? उदारवादी ये वही थे, उदारवादी राष्ट्रवादी, जो एक मिडिल वर्ग आपका निकल के आया था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो आपने देखा एक मध्यम वर्ग निकल के आया था जो क्या है आपका बिजनेस वगैरह, ट्रेड वगैरह उसमें इन्वॉल्व था। तो इन्होंने इससे पैसे कमाए थे और एक तरह से इनके हाथ में पावर आना शुरू हो गई थी। तो ये मिडिल वर्ग ही एक उदारवादियों का ये उदारवादी थे, या कहेंगे उदारवादियों का ग्रुप था, या ये ही उदारवादी थे। तो ये भी क्रांति करेंगे कि जिस टाइम वो जो जन विद्रोह हो रहा था या गरीब लोग जो क्रांति कर रहे थे उसी के पैरेलल ये भी अपनी क्रांति करेंगे। कौन? उदारवादी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान जो मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर उन्हीं के पैरेलल मध्यम वर्ग की भी एक क्रांति हो रही थी। और फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी कि ये जो क्रांति कर रहे थे, उदारवादी भी अपनी क्रांति कर रहे थे। उससे क्या हुआ कि जो राजा थे उनको मजबूरी में क्या है, गद्दी छोड़नी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने डिमांड कर दी थी इन उदारवादियों ने कि एक गणतंत्रात्मक आपका या कहेंगे एक संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ होना चाहिए, संविधान बना होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या है राजा राज्य करेगा या शासन चलाएगा। घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों को जो सार्वत्रिक जो मताधिकार है उस पर आधारित था। कि अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो पुरुष हैं, जब गणतंत्र घोषित हो गया तो पुरुषों को मताधिकार देने का राइट मिल गया था यहाँ पे। जो भी वयस्क हैं उनको वोटिंग राइट मिल गए थे। लेकिन आप देख रहे हो महिलाओं को तो अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया था, जबकि वो भी इन्वॉल्व थी ना। ये जितने भी आंदोलन हो रहे थे, क्रांति हो रहे थे, उनमें भी वो बराबर की हिस्सेदारी थी उनकी। लेकिन फिर भी यहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिए थे, या पुरुषों को। अब महिलाएं भी आगे जाके अपने लिए लड़ेंगी लड़ाइयाँ। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, देखो जब हम जिस बात की क्रांति के युग की बात कर रहे हैं उस टाइम आप देखोगे, जैसे आज के टाइम में आप इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये पोलैंड वगैरह, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे कंट्री देख रहे हो। उस टाइम ये नेशन स्टेट नहीं थे, ये कहेंगे कि जो आपका ये अस्तित्व में ही नहीं थे। इटली, जर्मनी, ये नेशन स्टेट बाद में बने। ये पूरा एरिया जो आपका पुरुषन जो एरिया कहा जाता था, या यहाँ पर पुरुषन का एक तरह से आपका ये छोटे छोटे मुनार्क वगैरह हैं, ये सारा मिला के एक पुरुषन एरिया कहा जाता था। और ये किस तरह से आपके ये नेशन स्टेट बने, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो अस्तित्व में नहीं थे जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य। वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग की, एक राष्ट्रीय एकीकरण की
मांग से जोड़ दिया था कि यहाँ के जो जितने भी मिडिल वर्ग के लोग थे, उदारवादी थे, उन्होंने मिलके क्या किया, एक डिमांड रखी थी कि संविधानवाद की जो मांग तो थी उसके साथ उन्होंने ये जो राष्ट्रीय एकीकरण की डिमांड को भी उसी से जोड़ दिया उन्होंने, मतलब नेशन को जोड़ दिया उन्होंने, नेशन राष्ट्र बनाने को उन चीज से। उन्होंने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और जो आपका एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में क्या है, मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जो इन्होंने डिमांड रखी थी वो क्या रखी थी कि हमारा एक राष्ट्र राज्य का संविधान होना चाहिए, प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी जैसे जो संसदीय सिद्धांत हैं उन्होंने इन पे आधारित जो है आपको एक संसद बनाने की डिमांड कर दी थी इन्होंने, उदारवादियों ने। अब क्या होगा कि जर्मनी, वहाँ पर एक फ्रैंकफर्ट शहर है, वहाँ पर क्या है, ये लोग एक जर्मन साम्राज्य की स्थापना करेंगे। जर्मनी इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने, मतलब जर्मनी में क्या हुआ, बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी तादाद में कहेंगे या बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने क्या, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में, इसको अंडरलाइन भी कर लेना बच्चों, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या क्या बनाने की, मतलब असेंबली के पक्ष में मतदान के लिए वो इकट्ठे हुए थे, कहाँ हुए थे, किस शहर में इकट्ठा हुए थे। तो फ्रैंकफर्ट शहर में ये लोग इकट्ठे होते हैं, मिलकर के एक जर्मन नेशन बनाने की जर्मन नेशन बनाने की एक असेंबली बनाते हैं, मतलब उसके लिए उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो उसके पक्ष में मतदान का एक फैसला लिया जाता है। 18 मई 1848 को क्या होता है, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी तैयार कर दिया, एक मतलब ढांचा भी तैयार कर दिया, स्ट्रक्चर की एक, मतलब इस तरह का मतलब संविधान होगा ये सारा कुछ। राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी जिसे संसद के अधीन रखना था, कि उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपनी चाहिए जो क्या है, संसद के अधीन काम करेगा, मतलब उसको कंट्रोल कौन करेगी, संसद करेगी। जब प्रतिनिधियों ने पिरसा के राजा, जब जो जितने भी वो प्रतिनिधि थे इसके, उन्होंने पिरसा के राजा के सामने जब ये डिमांड रखी थी, पिरसा के जो राजा थे, एक मिनट, पिरसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसको अंडरलाइन कर लेना कि उस टाइम मैंने क्या कहा, पुरुषिया जो इसको प्रसाही जो पुरुषिया कहा जाता था पूरे एरिया को, तो उनका जो प्रसा का जो राजा था उसका विलियम चतुर्थ जो थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उनके सामने ये डिमांड रखी कि इस तरह से हम एक संवैधानिक, मतलब वो चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, और इस तरह से राजा उसी के अंडर में रह के वर्क करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, राजा तो नेग्लेक्ट करेगा, मना करेगा। तो चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई थी, तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजाओं का साथ दिया, जो कि अब वो क्या है, मुनार्क को सपोर्ट करता है कि मुनार्क सिस्टम ही रहेगा। साथ दिया जो कि निर्वाचित सभाओं के क्या है, विरोधी थे। अब मुनार्क तो निर्वाचित सभा चाहेगी नहीं। जहाँ कुलीन वर्ग और सेनाओं का विद्रोह भी बढ़ गया। अब ये कुलीन वर्ग भी नहीं चाहते थे कि भाई जब संवैधानिक गवर्नमेंट बन जाएगी तो उनके हाथ से पावर चली जाएगी, तो वो लोग भी नहीं चाहते। सेना तो पूरा राजा के अंडर थी, तो वो लोग भी इनका विरोध करने लगे थे, उदारवादियों का। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, और संसद का सामाजिक आधार इसलिए कमजोर था कि उन्होंने उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जो भी मतलब गरीब किसान वगैरह थे, उनको इनमें इन्वॉल्व ही नहीं किया था इन्होंने। तो इस वजह से ये क्या है, आपकी क्रांति असफल तो होनी थी। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनका प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का क्या है, विरोध किया था। मतलब उन्होंने जो डिमांड रख रहे थे मजदूर और कारीगर, उनका विरोध किया था, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे थे। अब वो लोग सपोर्ट क्यों करेंगे, जब उनकी डिमांड को आप मानोगे नहीं तो वो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो अंत में सैनिकों को बुलाया और असेंबली क्या है, भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब उनकी जो वो क्रांति सोच के आए थे, मतलब जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे आंदोलन करेंगे, ऐसे बात मनवा लेंगे, तो उन सारी चीज़ों पे पानी फिर गया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहली बात तो राजा ने मना कर दिया, दूसरा उनके खिलाफ आपका कुलीन वर्ग भी हो गया था, आपका जो सेना भी खिलाफ हो गई थी, दूसरा उन्होंने जो किसान और जो मजदूर थे उनको तो पहले ही खिलाफ कर रखा था।
उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं के एक मिनट उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। मतलब ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा, विवादास्पद था, क्योंकि महिलाओं को तो वोटिंग राइट मिले ही नहीं थे। हालांकि आंदोलन में वर्षों की बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय भाग भी लिया था। मतलब कई जितने भी ये मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो महिलाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़ के, मतलब आगे से आगे जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उनमें हिस्सा लिया था। जैसे ओलंप दे घूसे के बारे में हमने पढ़ा था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए थे और राजनीतिक बैठकें और प्रदर्शनों में भी उन्होंने शिरकत की थी, मतलब उनमें भी हिस्सा लिया था। इसके बावजूद भी क्या होता है कि उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान, मतलब जब असेंबली में चुनाव हो रहा था, ये देखो यहाँ आप देख रहे हो, ये सारे आपके मध्यम वर्ग के लोग, वो मिडिल वर्ग उदारवादी बैठे हुए, ये सारी महिलाएं हैं। सिर्फ उनको ऊपर से देखने का राइट दिया गया था, मतलब उसमें हिस्सा लेने का वो नहीं बोला गया था। उन्होंने कहा कि आप ऊपर से बस देखो, आपका काम क्या है, बस आप देख सकते हो, वोटिंग नहीं कर सकते हो। तो इनको, इनके जो मताधिकार हैं उनसे क्या है, वंचित रखा गया था। तो मताधिकार से वंचित रखा गया था। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तो तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से या दर्शक जो दीर्घा में खड़ा होने के लिए दिया गया था, कि बस आप देखने वाले हो, आप एक तरह से ऑडियंस हो और खड़े हो जाइए बस। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादियों के आंदोलन को दबाने में, लेकिन देखो अब ये जो जिन्होंने उदारवादियों ने क्रांति करी थी, ये हो गई असफल। क्यों? क्योंकि इनके सपोर्ट में ये अकेले पड़ गए थे, सपोर्ट में कोई नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो उनमें उनको बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि जो अब इस उदारवादी के आंदोलन से जो रूढ़िवादी ताकत थी, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया कि भाई आज तो चलो हमने इनका जो आंदोलन है दबा दिया, लेकिन आगे पता नहीं कि हम ये किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। आज तो कर लिया, आगे ये चीजें नहीं हो सकती। मतलब और पहले जैसी सिचुएशन, जैसे पहले शुरुआत में आपका मुनार्क था, उस तरीके से बहाली नहीं हो पाई थी। मतलब एज इट इज चीजें, सिचुएशन उसी हिसाब से नहीं हुई थी। दवा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। मतलब एज इट इज वैसे ही नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों की जो रियायतें हैं देकर भी क्रांति और दमन के चक्र में, कि मतलब उन्होंने अब ये सोच लिया इनको भी क्या है, थोड़ी बहुत हमें रियायत देनी पड़ेगी, तभी ये चीजें ठीक हो सकती हैं, अदरवाइज ये तो फिर क्रांति करना शुरू करेंगे। तो अब क्या है, ये उनको क्या है, मतलब राजा इनको रियायत देंगे, क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, कि भाई इनको प्यार प्रेम से ही निपटाया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 में से पहले ही हो चुके थे। इस प्रकार हैम्सबर्ग अपने क्षेत्र में और रूस में भूदास्ता और बंधुआ मजदूर थी, इन सारी चीजों को खत्म किया जा रहा था। वो इसीलिए किया जा रहा था कि अब ये लोग भड़क पड़ेंगे, ये आंदोलन करेंगे, तो भाई कहीं तो थोड़ा बहुत तो रियायत देना पड़ेगा अगर हमें अपना जो शासन बना के रखना है या फिर राज्य करना है। तो हैम्सबर्ग शासक ने क्या है, हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि उसे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी क्या है, साफ करना था। यहाँ आपके कुछ नए शब्द आए हैं। विचारधारा एक खास तरह की सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वालों को क्या है, विचारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है। जब हम एक पर्टिकुलर किसी एक को सपोर्ट करते हैं, मतलब विचारधारा को, तो उसे हम क्या कहेंगे, थॉट्स को करते हैं तो उसको हम विचारधारा कहेंगे। यहाँ कुछ महिलाओं के बारे में भी लिखा हुआ था जो हमसे छूट गया था, वो एक बार देख लेते हैं। ये स्रोत वगैरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। उदारवादी राजनीतिक कॉल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो व्यक्त किए हैं महिलाओं की उसके लिए। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुषों को ज्यादा ताकतवर और दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त, और उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है। देखो कैसी भावना रख रहे हैं पहले से ही वो लोग, क्या सोच है उनकी। वह कानून उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिलाएं जो कमजोर, निर्भर और दब्बू हैं, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है
और उसका जो क्षेत्र है वो घर और बच्चों की देखभाल, मतलब उसका जो एरिया है काम करने का वो क्या है कि घर का देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे और परिवार का पालन पोषण करे। क्या हमें कोई प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप या गरिमा को खतरे में डाल देगी? कि हमने ये जो भेदभाव कर रहे हैं हम इसी के बेस पे तो कर रहे हैं, क्या ये कोई हमें खतरे में डाल देगी? लुइसे ऑटो पिटर्स ने 1889 से 95 के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिन्होंने महिलाओं की जो पत्रिका और जो तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की उन्होंने स्थापना करी थी। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित जो संपादकीय छापा था। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुषों हैं जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने की विचारों से ओतप्रोत हैं? सभी पुरुषों ने अपनी इंसानों को आज़ादी के लिए तैयार होंगे? जब उनसे यह पूछा जाए तो वो बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानवीय जाति के फायदे के लिए यानी पुरुष मगर स्वतंत्रता से अविभाज्य हैं। अतः स्वतंत्र पुरुष को परातंत्र से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। इसी अखबार के एक एनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को एक निम्नलिखित पत्र भेजा था। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? कुछ महिलाओं के बारे में ही था। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई में बेतुकार अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारी भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलता जो कि उनके लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय होगा। यह लाज की बात नहीं है कि ये लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इतना सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है। कि अब एक मूर्ख को भी, मतलब अगर कोई मूर्ख है तो भी उसे वोटिंग राइट है, सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है। और महिलाएं चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, उन्हें वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि अंततः काबिल महिलाओं को जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन है और इसी हक से वंचित रखा जाता है क्योंकि वो महिलाएं यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना ज़्यादा क्या है योगदान देती हैं कि मतलब उनका फिर भी योगदान काफ़ी सारा होता है, मतलब रखरखाव में राज्य के में। और उन्होंने क्या किया था कि हमारे आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो इस तरह से महिलाओं को वोटिंग राइट उनके पक्ष और विपक्ष में आप देख सकते हो उनको नहीं मिले थे। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा, एक मिनट, ये हमारा आपका जो उदारवादियों की क्रांति वाला खत्म हो चुका था हमारा। अगला एक टॉपिक ये महिलाओं की वोटिंग से रिलेटेड था। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। पहले इससे बीच में एक महिलाओं के वोटिंग राइट से भी हम डिस्कस कर लेंगे टॉपिक। तो ये वाला हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा। अभी के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।